गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी आपने एक दो वीडियो देखा होगा कि स्वतंत्रता के पहले और बाद में देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थितियाँ थी, तो उसमें हम लोगों ने कृषि के बारे में और उद्योग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो हम लोग विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में विदेशी व्यापार की क्या एजेंसियाँ थी। तो प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना भारत का विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार काफी उच्च था, वस्तुओं की गुणवत्ता भी काफी उच्च थी। हस्तकला, सूती वस्त्र, हस्तकला का मतलब होता है हाथ से बनाई हुई वस्तुएं। सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र, कॉटन, रत्न, धातु और सारी जो है वस्तुओं का भारत का निर्यात में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विदेशी व्यापार की संरचना देखें तो उस समय जो भारत में वस्तुएं बनाई जाती थी काफी उच्च क्वालिटी की होती थी और उनका जो बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था और भारत की आमदनी भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जैसे हस्तकला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रत्न एवं आभूषण, धातु से बनाई हुई वस्तुएं का जो है बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आ गई, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी काफी दयनीय हो गई। सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल के उत्पादक के ही रूप में रह गई और कच्चे वस्तुओं का ही निर्यात किया जाने लगा। यानी कि हम लोग आजादी से पहले या ब्रिटिश हुकूमत से पहले, स्वतंत्रता से पहले, यानी अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया प्लास्टिक युग के बाद। तो उस समय के पहले की स्थिति में हम काफी जो है सक्षम थे, काफी विकसित थे। हम बहुत सारे वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात करते थे और दूसरे देशों के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार होता था। जैसे भारत के पड़ोसी देशों से भी अच्छा व्यापार होता था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारत में आ गई, इनका अधिकार हो गया, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है सिर्फ कच्चे माल के उत्पादक के ही रूप में हुआ। यानी कि सिर्फ कच्चे माल का ही उत्पादन हम लोग करने लगे। उत्पादन करने वाला या निर्यात करने वाला देश बन गया। कच्चे वस्तुओं का कौन कौन सा हम लोग
उत्पादन या निर्यात करने लगे ब्रिटिश सरकार के समय में। जैसे रेशम हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, चीनी हो गया, नील हो गया, पटसन हो गया। ये सारे जो है कच्चे माल का ही हम लोग उत्पादक के रूप में रह गए और दूसरे देश यानी ब्रिटिश सरकार को हम लोग ये वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे और वहां से हमारे कच्चे माल से भेजी हुई वस्तुओं से जो वस्तुएं बन के आती थी भारत में, तो उसी को ऊंचे दाम पर भारत के बाजार में बेचा जाता था। यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो सिर्फ कच्चे वस्तुओं के उत्पादन के रूप में ही रह गई। यानी कि हम लोग इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं ही आयात करने वाले हो गए और निर्यातक के रूप में सिर्फ कच्चे माल वाली ही वस्तुओं का निर्यात करने लगे और हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास जिस तरीके से स्वतंत्रता के पहले होना चाहिए वैसे ब्रिटिश सरकार के समय नहीं हुआ। देखा जाए तो भारत का इंग्लैंड का भारत में एक तरीके से इंग्लैंड का भारत में विदेशी व्यापार पर एकाधिकार हो गया। एकाधिकार हो गया। एकाधिकार का मतलब कि पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ अंग्रेज का ही अधिकार हो गया या इंग्लैंड का ही अधिकार हो गया। भारत का आधे से अधिक व्यापार जो है केवल इंग्लैंड से ही सीमित हो गया और उसके बाद जो है शेष जो है व्यापार जो है चीन, लंका, शेष जो व्यापार जो है चीन, श्रीलंका मतलब पड़ोसी देशों से हमारा जो है व्यापार काफी कम रहा। ईरान, यानी कि देखा जाए तो हमारा जो है आधे से अधिक जो है व्यापार सिर्फ इंग्लैंड से ही होता था। यानी इंग्लैंड तक ही आधे से अधिक व्यापार सीमित हो गया। चीन, श्रीलंका, ईरान और अपने देश के अन्य पड़ोसी देशों से हमारा व्यापार जो है काफी कम हो गया। स्वेज नहर की चर्चा आती है। यानी कि स्वेज जो है नहर के खुल जाने के बाद, स्वेज नहर के बन जाने के बाद या खुल जाने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था थी व्यापारिक दृष्टिकोण से उस पे और जो है इंग्लैंड का अधिकार जो है मजबूत हो गया। यानी कि स्वेज नहर से व्यापार और सशक्त हुआ, लेकिन इसके वजह से अंग्रेजों का भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापार पर और एकाधिकार शुरू हो गया या एकाधिकार स्थापित हो गया। अब इसके बाद हम लोग यदि इसका देखा जाए निर्यात, विदेशी व्यापार की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं तो वह भारत का विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार एक दो आंकड़ा हम देंगे। वर्ष विभिन्न वर्षों में कितना निर्यात होता था और कितना आयात होता था और व्यापार हमारा घाटा कितना होता था। आयात और व्यापार घाटा या व्यापार घाटा न लिख करके इसको व्यापार शेष लिखते हैं। व्यापार शेष में घाटा और लाभ जो है
दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। तो देखा जाए 1938 से लेकर के 1939 तक 169 करोड़ रुपए का निर्यात होता था और 152 करोड़ रुपए का आयात होता था। तो व्यापार से कितना हो गया? 17 हो गया, प्लस हो गया। यानी कि हम निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे, इसलिए व्यापार से प्लस 17 का फायदा हुआ। उसके बाद के वर्षों में देख लेते हैं 1945 और 1946 में हमारे देश का कितना निर्यात हुआ? 266 और आयात कितना हुआ? 245। तो ये भी जो है प्लस में होगा क्योंकि 1 हो जाएगा और 6 में से 4 या 2, यानी कितना करोड़ रुपए का फायदा होगा। उसके बाद के वर्षों में देखा जाए 1947 और 48 का देखा जाए 1947 और 48, तो जो हमारा निर्यात था वो 403 करोड़ रुपए का निर्यात था और 389 करोड़ रुपए का आयात था। तो जो व्यापार जो सेल्स था वो प्लस 14, यानी कि लगभग जो है अगर इस समय की स्थितियों का देखा जाए तो भारत का जो विदेशी व्यापार था ये सरप्लस में ही था 3 वर्षों का देखा जाए। तो भारत का विदेशी व्यापार हमारे निर्यात अधिक थे और आयात कम थे, तो व्यापार जो शेष था हमारा हमेशा प्लस में ही था। अब इसके बाद हम लोग जनांकीय परिस्थिति के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। जनांकीय संक्रमण भारत में सर्वप्रथम जो सरकारी जनगणना हुई 1881 में शुरू हुई थी। भारत में जो पहली जनगणना हुई वो 1821 में प्रारंभ हुई थी। कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई, तो 1881 में हुई। और इसके बाद जो है प्रत्येक जो है 10 वर्षों के बाद भारत में जो है जनगणना होती है। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जो है भारत में जनगणना होती है। तो इसमें जो है जनांकीय संक्रमण यानी जनसंख्या के संदर्भ में देखना है कि जनसंख्या में जो है जन्म दर और मृत्यु दर कब अधिक थी या जन्म दर की अपेक्षा जो है मृत्यु दर कब ज्यादा थी। तो यदि देखा जाए भारत की जो जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था यानी कि 1921 वर्ष था भारत के जनसंख्या के इतिहास में ये महान विभाजन के रूप में जाना जाता है। महान विभाजन
महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में 1921 वर्ष किस रूप में जाना जाता है, तो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो है जो जन्म दर थी वो माइनस में हो गई थी, निगेटिव में हो गई थी। इसके बाद ये प्रथम अवस्था था। इसके बाद जो है जनसंख्या संक्रमण की जो है दूसरी अवस्था थी। इसमें जो है जनसंख्या में वृद्धि दर शुरू हो गई थी, यानी जो दूसरी अवस्था थी जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक हो गई थी, यानी जनसंख्या बढ़ने लगी थी। और बढ़ते बढ़ते अगर वर्तमान समय देखा जाए 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़। ये सरकारी डाटा 2011 के अनुसार। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़ से भी ज्यादा है। उस समय की जो स्थिति थी, जनसंख्या के बहुत बड़े भूभाग को पेट भर जो है भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन जो वर्तमान समय है ऐसी स्थिति नहीं है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है भोजन जो है मिल जाता है। कहीं कहीं हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं कि भारत में अभी भी जो है भूख से जो है लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन यदि देखा जाए तो पहले की अपेक्षा हम लोग खाद्यान्न के उत्पादन में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गए हैं और सबको जो है भोजन उपलब्ध है, सबको खाद्यान्न जो है आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे जो है लोग जो है भूखे आज भी जो है मर जाते हैं। कुछ जो है ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका समाधान होना बहुत आवश्यक है। उस समय जो भारत की जो साक्षरता दर थी वो 16% थी। लिटरेसी जो है 16% थी उस समय की स्थिति जब संक्रमण काल चल रहा था। यदि महिलाओं की साक्षरता देखा जाए तो 7% थी। यानी कि ये सरकारी आंकड़ा है। साक्षर उसको कहते हैं जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, नाम लिख सकता है अपना, वो भी व्यक्ति जो है साक्षर माना जाता है। तो उस समय की जो स्थितियों में जो पूरे देश में जो साक्षरता की स्थिति थी काफ़ी कम थी, लगभग 16% थी। और महिलाओं की जो साक्षरता थी वो लगभग 7% हुआ करती थी। आज जो है महिलाओं की साक्षरता में और पूरे देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। अगर 2011 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 74% लोग जो है साक्षर है, 74.04% लोग जो है साक्षर है। अब इसके बाद व्यवसायिक संरचना आता है। तो व्यवसायिक संरचना यानी कि उद्योगों की स्थिति जो है उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी अच्छा नहीं था। इसीलिए जो भारत की जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था ताकि देश के राष्ट्रीय आय में योगदान या देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए और उद्योग धंधे ज़्यादा स्थापित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा और लोगों को काम मिलेगा तो उनके उपभोग का स्तर बढ़ेगा। तो एक तरीके से चक्र चलेगा और जिससे जो है देश में पूंजी का निर्माण होगा। तो इस तरीके से भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर भी विशेष बल दिया गया था। इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आधारिक संरचना। आधारिक संरचना
इसको इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि सड़क, रेल, बंदरगाह, सड़क, रेल, बंदरगाह, जल यातायात, डाक, तार, बैंकिंग, बीमा आदि से संबंधित है। तो आजादी के समय यदि देश में स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर देखा जाए तो सड़क, रेल, बंदरगाह, ये बंदरगाह है, जल यातायात, डाक, तार, बैंकिंग, बीमा का धीरे धीरे जो है विकास होना शुरू हो गया था। उसके पहले भी विकास हुआ, जैसे आजादी के पहले भी ब्रिटिश सरकार ने भी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आधारित जो संरचना था उसके विकास पर बल दिया जाता था, ताकि जो है इनके विकास के बिना जो है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं था। क्योंकि सड़क का विकास नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, रेल का विकास नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, बंदरगाह, जल यातायात, डाक, तार आदि का विकास नहीं होगा तो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार का जो विदेशी व्यापार है या उनका विकास है वो सही नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार के समय से ही ये सारी चीज़ों का विकास शुरू हो गया था काफ़ी, और आज़ादी के बाद तो ज़्यादा हो गया था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे और बढ़ेंगे कि देश के विभाजन पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।